अब हम डीन को देखते हैं जो लायन से कहते हैं, तुमने तो कहा था ना वो प्रॉमिसिंग है, मगर आज वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो रही है और अब तो वो क्लब लीडर से फाइट भी करना चाहता है। तब लायन उससे पूछते हैं मगर वो क्लब स्टार्ट करना क्यों चाहता है। तब वो कहते हैं कि वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहा है जो स्कूल द्वारा मैनेज किया जाएगा और उसमें डिलीवरी वाली चीजें देखी जाएगी। ये सुनकर लायन कहते हैं मुझे पता था, मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि वो बच्चों की सच में हेल्प करना चाहता है, मगर वो तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। तब वो कहते हैं अभी हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हो सकता है वो उन सबको चकमा दे, मगर वो सभी स्टूडेंट इतने भी डम तो नहीं है। तब लायन कहते हैं सही कहा, हमें उसके जैसे ही कुछ चालाक बच्चे स्कूल में चाहिए। ये सुनकर डीन सोचने लगते हैं अभी तो लायन उसकी बुराई कर रहा था और अब देखो। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो फॉर्म लेने के बाद कहता है तुम सब यहाँ से जा सकते हो, आज रात को मीटिंग है, तुम सब वहाँ पर आ जाना। तभी उसके पास फू आते हुए कहता है तुमने हम सबको इस बारे में बताया क्यों नहीं और तुमने हम सबको सेलेक्ट क्यों नहीं किया। तब फैंग कहता है कि ये क्लब तुम सबके लिए नहीं है। फिर फू कहता है तुम नॉन वॉरियर को सेलेक्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हम सब उनसे कमजोर है। तब लुई कहती है हम तुम्हारी रेपुटेशन सही करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर यूमे हाथ जोड़ते हुए कहती है आजकल हमारे पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं, अगर तुम्हें पैसे कमाने का जरिया पता है तो हमें भी बता दो। ये सब सुनकर फैंग कहता है ठीक है तुम सब क्लब में आ सकते हो, मगर तुम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर लुई उससे पूछती है तुम्हारा इससे क्या मतलब, जिसपे फैंग जवाब देता है कि तुम्हें न्यू स्टूडेंट के क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा और हो सके तो उनसे फाइट भी करना पड़ेगा। अगर तुम सबको लगता है कि ये एक हार्ड काम होने वाला है तो तुम सब मेरी बातों को इग्नोर कर दो। तब वो सब कहते हैं नहीं नहीं ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। उनकी बातें सुनकर फैंग मनी मन एविल स्माइल देते हुए सोचता है तुम सब अब मेरी हेल्प खुद करना चाहते हो और मैं तुम सबका ऑफर कैसे ठुकरा सकता हूँ। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां फैंग कहता है सबका हमारी मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर 108 लोग हैं, मतलब 108 लोग ऐसे हैं जो हमारे क्लब का फ्यूचर है। हमारे साथ मिलकर अपने ड्रीम को फॉलो करो और मास्टर बनो। मैं अब ओपनिंग स्पीच को बंद करता हूँ और तुम सबको एक गुड न्यूज बताता हूँ, हमारा क्लब एक वॉलंटियरिंग स्टार्ट करना चाहता है डिलीवरी में। क्या आप में से कोई है जो इसमें वॉलंटियर करना चाहता है। हमारे कस्टमर्स हाई लेवल के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर है। नॉर्मली हमें प्रोफेसर के रूम के बाहर जाने तक कभी मौका नहीं मिलता, मगर ये एक बहुत ही अच्छा चांस है। तुम सब अगर उनके करीब रहोगे तो वो तुम्हें कुछ टिप्स दे सकते हैं और हो सके तो तुम्हें कुछ भी आइडिया दे सकते हैं और जो तुम्हारे सीनियर है वो तुम्हें तुम्हारे डाउट्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तभी एक स्टूडेंट पूछता है क्या हो अगर सीनियर्स और प्रोफेसर हमें नोटिस ही ना करे। ये सुनकर फैंग कहता है हाँ हो सकता है ऐसा हो, मगर मैं तुम सबको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें आगे जाकर पिल्स के ऊपर डिस्काउंट दूंगा। बाकियों को 30 पॉइंट्स पे करने पड़ते हैं, मगर तुम सबको सिर्फ और सिर्फ 27 पॉइंट देने होंगे। ये सुनकर सभी बच्चे आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर फैंग परेशान होते हुए कहता है तुम सबको अभी ये तक पता नहीं है कि ये कितना हार्ड है। कुछ मिनट पहले हेडमास्टर डरे हुए थे लॉस को लेकर, वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा 5 मिलियन एडवांस में डिपॉजिट करे। फिर मैंने मास्टर सरीना से बात किया जो कि रैंक 6 पर है और उन्होंने मेरी हेल्प की इस बात को कवर करने में, इसीलिए हमें सरीना को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस में ऑनलाइन पॉइंट्स होंगे ताकि हर कोई इंप्रूव कर सके। ये सुनकर लुई गुस्सा होते हुए कहती है इससे तो तुम्हारी अर्निंग बहुत बढ़ जाएगी। तब फैंग उससे कहता है तुम मुझे लीडर कहकर बुलाओ। फिर वो सबको बताता है उन्हें इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा, मगर तुम सब मेरे क्लब के मेंबर हो इसीलिए तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। अगर तुम सब मेरे से 100 पॉइंट्स लोन लोगे तो तुम्हें सिर्फ 101 पॉइंट्स वापस देना पड़ेगा। ये सुनकर लुई कहती है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे तो बच्चे बहुत ज्यादा इंकरेज हो जाएंगे। ये सुनकर फैंग स्माइल करते हुए कहता है मैं आशा करता हूँ तुम सब फ्यूचर में बेटर हो जाओगे। तभी फू लुई और यूमे से धीरे से कहता है मैंने कहा था ना ये फैंग को फॉलो करने से हमें फायदा ही फायदा होगा। तब फैंग कहता है चलो अगर जिसे भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ से नहीं जाता। फिर फैंग एक एक करके सभी को उनका काम बताने लगता है। तब लुई पूछती है तुम कौन सा काम करोगे, जिसपे वो कहता है मैं जनरल मैनेजर हूँ, मैं तुम सब पे नजर रखूंगा। ये सब बहुत बड़ा काम है मगर मैं बेटर की उम्मीद करता हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम स्ट्रांग हो जाएंगे प्रैक्टिस करने से, ना कि फैमिली के सपोर्ट से। ये सुनकर सब हाँ में जवाब देते हैं। ये देखकर फैंग एबिल स्माइल पास करते हुए कहता है अभी इन लोगों को आइडिया तक नहीं है फैंग कौन सी चीज है, अब मुझे बस पैसे आने का वेट करना है। मुझे अब प्रैक्टिस भी स्टार्ट करना होगा क्योंकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग वॉरियर ही
लीडर बन पाते हैं। एक दिन सभी मार्शल आर्टिस्ट मटेरियल मेरे होंगे मेरे। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस करते करते थक चुका था और जमीन पर हाथ पटकते हुए कहता है वो ओल्ड मैन कितना बड़ा झूठा है। उसने कहा था मैं 5 लेवल स्टीरॉइड से आराम से सह सकता हूँ, मगर उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा। मुझे स्ट्रांग होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सफर करता रहूं। क्या ये मुझे सब कुछ एक हीरो बनने के लिए करना पड़ रहा है? नहीं, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं अपनी फैमिली को बचा सकूं। अगर दर्द नहीं होगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। मुझे ऐसे ही सब कुछ हासिल करना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से उठते हुए सोचता है इसके कारण से मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। अब मुझे कुछ देर तक आराम करना पड़ेगा, मगर मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और बाद में उस स्ट्रेंथ की हेल्प से अपने स्पाइन को मजबूत करना पड़ेगा। अब मैं लेवल 3 पर हूँ, इसीलिए मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हर काम करना पड़ेगा और हर एक सेशन में 30 पॉइंट चाहिए होते हैं। इन सबको करने के लिए मुझे 1.8 मिलियन पॉइंट चाहिए। अब हम फैंग को क्लास में देखते हैं जहाँ टीचर कैटाकॉम के बारे में बता रहे थे। तब फैंग उससे पूछता है इसका मतलब कैटाकॉम चाइना का आधा है? तब टीचर कहते हैं अभी हमने कैटाकॉम को नहीं ढूंढा। ये सुनकर फैंग पूछता है क्या कैटाकॉम में सन भी होता है और हमें वहाँ का रास्ता कैसे पता चलता है? तब वो कहते हैं वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट मतलब नकली सन लगा हुआ है, वो रियल सन नहीं होता, इसीलिए एक ही झटके में रात और दिन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और कैटाकॉम में हमारा नॉलेज यूजलेस है, वहाँ पर हमें स्केल मॉडल की जरूरत पड़ती है रास्ता ढूंढने के लिए। फैंग उस मैप को देखते हुए सोचता है मैं ये सब कैसे याद रखूंगा, ये सब कुछ तो सेम सेम दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ पर फू आते हुए सोचता है ये तो जीनियस है, मगर हर काम में परफेक्ट नहीं है। तुम बिल्कुल जोरो की तरह काम करते हो जब बात आती है नेविगेशन की। ये सुनकर फैंग कहता नहीं तो मुझे तो नेविगेशन देखने अच्छे से आता है। तब फू उससे कहता है तुम मेरे पीछे चलना क्योंकि हो सकता है तुम गुम जाओ। तब फैंग कहता है कल लेसन होने वाला है तो क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो? ये सुनकर फू मना करने लगता है। अब टीचर बताते हैं कि कैटाकॉम में कोई भी मुंह उठाकर ना जाए, इस कारण से उसके चारों तरफ दीवार बनाया गया है और सबसे पास वाला दीवार द मैन वॉल है। इसमें 2000 लोग है और 200 सोल्जर है और 20,000 वॉरियर है, मगर हमारे पास अभी लुकआउट सिर्फ 5,000 है। तब एक स्टूडेंट पूछता है क्या हम 5,000 इस फोर्ट की रक्षा करने वाले हैं? मगर ये तो इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा। तब वो कहते हैं तुम्हें किला को नहीं बचाना बल्कि तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हमारे दुश्मन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है मगर उतने कमजोर भी नहीं है कि तुम उन्हें हरा दो। 70 साल पहले 40 मास्टर ने अपना ग्रुप बनाकर कैटाकॉम से लड़ने का ट्राई किया था। तब कैटाकॉम में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाहर आया और 18 मास्टर्स को मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर तो सबके सब शॉक्ड होते हैं और पूछते हैं क्या हमारे पास कोई चांस भी है उन्हें हराने का, या सिर्फ हम उन्हें डिफेंड करते रह जाएंगे? तब वो कहते हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, इसीलिए टेंशन मत लो, हमारे पास अब पहले से ज्यादा मास्टर है। अब तुम्हें उनके लिए टाइम निकालना है ताकि वो सभी टाइम देकर कैटाकॉम पर हमला कर सके। अपने बुक्स को तुम सब पूरे दिल से पढ़ लो। तुम कैटाकॉम में एनर्जी स्टोन्स, हर्ब्स और एनिमल्स का हंट कर सकते हो, खास तौर पे एनर्जी स्टोन का। उसका तुम बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। तुम उससे स्टडी कर सकते हो, साइंस पढ़ सकते हो, यहाँ तक कि पिल्स भी बना सकते हो। तुम्हें ट्रेनिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अभी भी कुछ ज्यादा नहीं मिला। तुम्हारे पास ज्यादा चांसेस है मटेरियल्स को ढूंढने का, तुम्हारे पास मास्टर बनने का भी बहुत अच्छा चांस है। ये सुनकर सबके सब शॉक्ड होते हैं। तब वो सब कहते हैं ये हमारे नेशन का एक सीक्रेट है, मतलब जितने ज्यादा मास्टर्स उतने लोगों को पता होगा। मैं अभी तुम सबको ज्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं। ये सुनकर हर बच्चे को बहुत ज्यादा जोश आता है। इधर फैंग बुक्स को देखते हुए सोचता है मुझे इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है कि मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट्स की चीज मिल जाए और मैं अपने स्कोर को 100 मिलियन से ज्यादा बढ़ा दूं। तभी वहाँ पर एक बच्चा भागते हुए आता है और उन्हें क्लास के दरवाजे पर चलने को बोलता है। अब हम क्लास के बाहर हेडमास्टर रैन को देखते हैं जो कि रैंक 8 पर है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत से वॉरियर खड़े थे और एम्बुलेंस में से कुछ वॉरियर की लाशें बाहर निकाली जा रही थी। तभी कमांडर ग्रैंड मास्टर रैन को सल्यूट करते हुए कहते हैं ये बैटल जो हमने अपने कंट्री के लिए फाइट किया था, हमने अपने 6 वॉरियर्स को खो दिया मगर वो सब अपनी आखिरी सांसें तक अपने देश के लिए फाइट करते रहे। ये कहते कहते वो रोने लगते हैं। तब रैन उससे कहते हैं तुम अब घर वापस आ चुके हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सभी को आदेश देते हैं 6 मरे हुए सोल्जर्स को सल्यूट करने को। ये सुनकर सभी वॉरियर्स और टीचर उनकी डेथ बॉडी को सल्यूट करने लगते हैं और यहाँ तक कि सभी बच्चे भी, मगर सभी के सभी बहुत ही दुखी होते हैं।
है। ये सब देखकर तभी हेडमास्टर रेन वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं। ये देखकर टीचर कहते हैं तुम सबको किसी दिन लड़ना पड़ेगा। अब हमारे ग्रैंड मास्टर बहुत ओल्ड हो चुके हैं और उन्हें कभी भी इंजरी आ सकती है। तभी यूमे एक फीमेल मास्टर को देखती है और जाकर उनके गले लग जाती है। और जब वो देखती है उनका एक हाथ अब नहीं रहा, तब वो रोने लगती है। तभी सरीना चिल्लाते हुए कहती है वो तुम्हारी मास्टर है और वो अभी भी जिंदा है, तो तुम क्यों रो रही हो? लोग तो मरते रहते हैं और किसी दिन हम भी मर जाएंगे, मगर हमें तुम्हारे इस आंसू की जरूरत नहीं है। अगर तुम सबको बदला लेना है तो जल्दी से कैटाकॉम्ब को क्लियर करो। यूमे अपनी मास्टर को उनका ध्यान रखने को बोलती है। तब सरीना उससे कहती है तुम्हारी मास्टर के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, उन्हें 2 साल लगेगा अपने आप को हील करने के लिए। अब वो तुम सबको नहीं पढ़ा पाएगी और ना ही कुछ सिखा पाएगी। मैं तुम सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अगर तुम सब कैटाकॉम्ब में एंटर करने से पहले रैंक 6 नहीं बने तो तुम सबका भी यही हाल होने वाला है। तब फैंग उससे पूछता है मास्टर क्या आप हमें इतने टाइम से प्रोटेक्ट करते आ रही हो? तब वो कहती है तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हर न्यू स्टूडेंट्स की हम रक्षा करते हैं जब वो न्यू आते हैं। ये एक तरह से हमारा फर्ज बनता है। सरीना ने तुम्हें ये सब इसलिए कहा क्योंकि वो चाहती है तुम सब जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनो, मगर अब तुम सब न्यू स्टूडेंट नहीं रहे, इसीलिए तुम सबको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। ये सुनकर मास्टर बाई कहती है जिसका हाथ कट चुका था अब तुम सब जा सकते हो, मुझे सरीना से कुछ बात करनी है। उन दोनों के जाने के बाद वो सभी काफी परेशान दिखते हैं। इन सभी बच्चों ने अभी तक किसी को मरते हुए नहीं देखा था, मगर आज ये सब अपने टीचर्स और सोल्जर्स की लाशें देख रहे थे। अब ये सिटी कुछ सालों तक चैन की सांस नहीं सो पाएगी और अपने अपने सोल्जर्स को याद करेगी। अब हम सरीना को देखते हैं जो कि कह रही थी फैंग अभी मिड 3rd रैंक पर है और फुअर यू में रैंक 2 के मिड पर है। अगर मुझे मास्टर बाई ने नहीं कहा होता कि इन सबको सिखाने के लिए तो मैं सिखाती नहीं। ये सुनकर फैंग उनकी चापलूसी करते हुए कहता है मैडम क्या आप सबको पार्टी चाहिए? तब वो कहती है बकवास बंद करो और लुई अगर तुमने अपने बोन को 100 तक नहीं किया तो तुम अपने घर जा सकते हो। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वो यूमे से कहती है तुम्हें पीक रैंक 2 पर पहुंचना होगा। कैटाकॉम्ब में एंटर करने से पहले ऐसा करो कि तुम कंपनी को अपने अंकल को बेच दो, वो खरीदना चाहते हैं ना, और उस पैसे का यूज करो पिल्स खरीदने के लिए, फिर तुम ट्रेनिंग कर पाओगी। ये सुनकर वो हेसिटेट करते हुए कहती है मगर वो कंपनी मेरे फादर की है। तब वो उसे डांटते हुए कहती है क्या तुम अपने बाप की तरह कैटाकॉम्ब में मरना चाहती हो? हमें मार्शल आर्टिस्ट को ज्यादा ट्रेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी कंपनी 200 मिलियन की है, उससे तुम आराम से रैंक 3 के पीक पर पहुंच सकती हो, फिर तुम आराम से अपनी कंपनी को भी वापस ले सकती हो। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है क्या इस यूमे के पास 200 मिलियन है? मैंने सोचा नहीं था ये इतनी अमीर है, ये तो बहुत सारे पिल्स आराम से खरीद पाएगी। तब यूमे हाँ में जवाब देती है। फिर सरीना फैंग को डांटते हुए कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे अंदर कोई ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है? तब वो कहता है कि मैंने लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है और अब लेवल 3 के पिल्स 40 पॉइंट्स के आते हैं और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मेरी फैमिली के पास कोई भी कंपनी नहीं है उसे बेचने के लिए, मुझे सब कुछ खुद से ही कमाना पड़ता है। तब सरीना उसे कंफर्ट करते हुए कहती है क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तब फैंग कहता है मगर उसे बेचने से मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये सुनकर सरीना हंसते हुए कहती है क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही? चलो एक डील करते हैं, तुम मेरे लिए एक न्यू बंदे को मारो और मैं तुम्हें 1000 पॉइंट दूंगी। तब वो सोचता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो कहता है मास्टर आप मेरे से रैंक में बड़ी होकर भी उसे नहीं मार पा रही हो, तो मैं उसे कैसे मार पाऊंगा? क्या मुझे किसी ग्रैंड मास्टर को खत्म करना है? तब वो कहती है कि तुम्हें कैटाकॉम्ब में एक इंसान को मारना है, मैं तुम्हें अभी पॉइंट्स देने को तैयार हूँ, मगर मैं तुम्हारे मरने के बाद भी वो पॉइंट्स वापस नहीं लूंगी। ये सुनकर फैंग डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए कहता है मैं इसे जरूर करूंगा। फिर वो खुश होने लगता है कि मुझे अब 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।